Radhika Mishra from Study Point Inter College welcomes you all in the online classes. Students, in the last session we had discussed about the revolutionaries. We had learned that how revolutionaries made their secret societies, then how Giuseppe Mazzini sentenced to exile, and what he did there. Giuseppe Mazzini was very important, and one verdict of Duke Metternich we had discussed that he is the worst enemy of the social order. उन्होंने ये बात बोली थी ना ड्यूक मेटरनिख, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्डिक्ट देते थे. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट हिम. इन्होंने बहुत कुछ बोला है. अब now today in this video we will discuss about the age of revolution 1830 to 1848. एक टाइमलाइन हमने बनाई है, जितना हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था उसके बारे में पहले हम ये जान लेते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई एक सीक्वेंस में. उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं आगे. भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ 1789 में. वी ऑल नो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. देन नेपोलियन टुक पावर. कब पावर उन्होंने टुक ओवर करी? 1804 में. देन कंजर्वेटिव एरा. कंजर्वेटिव्स टुक ओवर द पावर्स. कंजर्वेटिव्स ने कैसे टुक ओवर करी पावर्स? भाई बिफोर नेपोलियन देयर वर द रूल ऑफ कंजर्वेटिव्स. हमने बताया था ना कि बर्बर डायनेस्टी थी जो है सिर्फ राजा का मोनार्की थी, राजा का शासन चलता था, सब अपने ही मन से होता था. उसके बाद फिर नेपोलियन ने आया तो एक आपका डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई जिसने अपनी रूल किया. बहुत ही महत्वाकांक्षी था नेपोलियन. उसने ये नहीं है कि उसने सब सारे काम गलत ही किए, नहीं, उसने कुछ अच्छे काम भी किए. उसने जो कोड ऑफ लॉ दिया बहुत ही अच्छा दिया. उसके बाद कंजर्वेटिव्स ने पावर को 1815 में टुक ओवर किया, जब यूरोपियन पावर्स ने, हमने बताया था ना, रशिया, प्रशा एंड ब्रिटेन, तो इन्होंने जब उसको हराया नेपोलियन को. उसके बाद फिर शुरू हुआ कंजर्वेटिव्स का एरा. कंजर्वेटिव हमने बताया था कि जो है बर्बर डायनेस्टी रिस्टोर हुई, बहुत सारे सेंसरशिप लॉज लगाए गए जो है, और लुइस फिलिप जो है किंग बनाया गया क्योंकि ही वॉज कंजर्वेटिव. और उसके बाद इन लोगों ने अपना शासन शुरू किया. अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों सब बता रहे हैं. तो हमने इसलिए बता रहे हैं कि फिर से हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मेमोरीज ऑफ द लास्ट रिवॉल्यूशन वर इन द हार्ट्स ऑफ द पीपल, एंड जो कि आगे अपना जो है एक रिवॉल्यूशन के लिए फिर से रास्ते तैयार कर रही थी. उन्होंने कितने भी सेंसरशिप लॉज लगाए हो, कितने भी कानून बनाए हो, लेकिन जो लोगों के दिलों में जो चीज़ें थी वो बाहर नहीं एक्सप्रेस कर रहे थे. जो रिप्रेशन की एज थी कि लोगों को दबाया जा रहा था, जो रिवॉल्यूशनरीज आइडियाज़ के थे उनको जो है जेल में डाला जा रहा था. तब उन्होंने मजबूर होकर सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई, जैसे आपके मैज़नी ने मर्सिलिस ने यंग यूरोप बनाया, फिर यंग इटाली उन्होंने बनाया वर्ल्ड में. तो इस तरह से उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज जो रिवॉल्यूशनरीज थे. तो उसके बाद फिर जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए कब? 1830 में फिर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुए. इन रिवॉल्यूशंस में ये जो रिवॉल्यूशन अगेन जो है लिबरल्स ने लीड किया था, जिसमें इस टाइम पर लिबरल्स, पहले का सब लोग शामिल थे लेकिन इस टाइम पर लिबरल्स जो शामिल हुए वो थे कौन? आपके एलाइट मिडिल क्लास, जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास था. उसमें प्रोफेसर्स थे, क्लर्क्स थे, टीचर्स थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि भैया अब हम कंजर्वेटिव्स के अंडर में नहीं रह सकते, हमको एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रूल चाहिए जिसके रूल्स और रेगुलेशंस हो, कोई सेट ऑफ रूल्स हो जो हर किसी के लिए समान हो. तो भाई हमको ये चाहिए, हम अब ऐसे नहीं रह सकते. उसके बाद शुरू हुआ अब पहला अपहेवल, फर्स्ट अपहेवल इन फ्रांस इन जुलाई 1830. सबसे पहला जो फिर से अगेन जो आपका 1815 के बाद जो सबसे पहला जो है एक कदम उठाया गया वो कहाँ उठाया गया? फ्रांस में, जुलाई 1830 में. फिर क्या हुआ? इंस्टार्ड लुइस फिलिप एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क. आपने देखा था कि जब कंजर्वेटिव एरा शुरू हुआ था, बर्बन डायनेस्टी रिस्टोर हुई थी, तब लुइस फिलिप को किंग बनाया गया था. इस टाइम पर भाई लिबरल्स ने कहा आप ही राजा रहो, यू रिमेन ऑन योर
क्राउन, बट हमारा क्या चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में रहकर काम करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स बनाए जाएंगे, जो रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, उनको ही आपको फॉलो करना पड़ेगा और उनके हिसाब से ही जो है अपनी गवर्नमेंट को चलाना होगा। भाई आप ये देखिए कि जब यूरोप में भाई रिवॉल्यूशन शुरू हो गया था, तो इसके लिए एक वर्ड, एक सेइंग बोली थी, ड्यूक मेटरनिक ने जानते थे कि जानते हो आप कि वो कुछ ना कुछ बोला ही करते थे। तो उन्होंने एक बात बोली थी, व्हेन फ्रांस नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब फ्रांस को अगर छींक भी आती है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। ऐसा उन्होंने क्यों बोला, क्योंकि फ्रांस जितनी भी रिवॉल्यूशन शुरू हो रही थी फ्रांस में शुरू हो रही थी। भाई फ्रांस में रिवॉल्यूशन शुरू हुई तो भाई आसपास के जो लोग उनसे टेरिटरीज जुड़ी हुई थी उनको भी देखकर लगा कि भाई जो फ्रेंच पीपल अपने लिए लड़ सकते हैं, अपने लिए रिवॉल्यूशन कर सकते हैं, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी करेंगे। फिर क्या हुआ, बेल्जियम ने, जो कि यूनाइटेड किंगडम नेदरलैंड के अंडर में था, बेल्जियम ने आज आवाज उठाई कि भाई हम भी अब नेदरलैंड के अंडर में नहीं रहेंगे, हमको भी एक फ्री अपना कंट्री चाहिए। बेल्जियम अलग हुआ कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से। उसके बाद फिर शुरू हुआ ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आपने सुना होगा, ग्रीस एक जगह है जहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस की शुरुआत हुई। अब ग्रीस जो है किसके अंडर में था, ग्रीस जो था वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। जो अब हम आपको ग्रीस का एरिया बताते हैं, इसकी थोड़ी स्टोरी वैसी है कि सपोज आपका ये यूरोप, अब यूरोप है और ये आपका एशिया है, ठीक है ना, एशिया है, बड़ा सा कंट्री है हमारा, एशिया बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब जो ग्रीस आता था, वो ग्रीस जो है यूरोप और एशिया दो, मतलब ये बॉर्डर पे, और यूरोप और एशिया को दोनों को जो है टच करता है। अब ग्रीस के ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पर जो है कौन सा क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पर इस्लामिक धर्म का फॉलो किया जाता है। और जो ये ग्रीस था ये टर्क्स के अंडर में था, तुर्क जिन्हें हिंदी में बोलते हैं, वो जहाँ जो ऑटोमन एम्पायर के नाम से नाम था उसका, तो उसके अंडर में थे। फिर भाई जो, और वहाँ पर पूरा जो पूरे ग्रीस पर था इस्लामिक धर्म का जो है, इस्लाम का पूरा कब्जा था। लेकिन भाई ग्रीस में आधे लोग तो जो है कहे के थे, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे। तब उन्होंने भी आवाज़ उठाई, भैया हम भी अब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रह सकते हैं, अब हमको भी एक इंडिपेंडेंट फ्रीडम चाहिए, अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री चाहिए, हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे। वहाँ के लोगों ने भी क्या किया, रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पोएट लॉर्ड बायरन, इसमें इनका पोएट जो थे वहाँ पर एक लॉर्ड बायरन, उनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। उन्होंने क्या किया भाई, पोएट्स और राइटर्स का हमने आपको बताया है कि क्या करते हैं, जगह जगह जा जाके भाई ऐसे भाई जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो लिटरेचर पढ़ लेंगे अपना, जो हमारे कंट्री का हुआ है, जो पीछे बातें हुई न्यूज़पेपर मैगजीन से, फिर जो पढ़े लिखे नहीं है उनको एनकरेज करने का सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं, ये पोइट्स और राइटर्स करते हैं। भाई अपने सॉन्ग्स लिखे, उन्होंने जगह जगह जाकर अपनी पोइट्रीज के थ्रू जो लोगों को एनकरेज करने की कोशिश की, और लोगों से चंदा मांग कर जो है एक उनको फ्रीडम के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत थी उनको बहुत बड़ी हेल्प की, किसको, ग्रीस को। और उसी दरमियान उसी बीच में ही उनको फीवर आ गया और वो उनकी डेथ हो गई। फिर लास्ट में जब इतना सब कुछ चलता रहा, फिर एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, हमने ट्रीटी ऑफ वियना बताई थी जिससे कंजर्वेटिव एरा शुरू हुआ था, कंजर्वेटिव ऑर्डर्स जो है रिस्टोर हुए थे। उसी तरह से ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एक एग्रीमेंट हुआ 1832 में, जिसके चलते हुए ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट राष्ट्र, एक इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित किया गया। ठीक है, आपने इतना सब कुछ पढ़ा, आई होप you understand it, you watch this video and also read from your book. After that still you have any problem, then you can ask to me. I am here to solve your problem. Till then, you stay home, stay safe. Thank
थैंक यू, हैव अ गुड डे।